basic accounting terms. So in this chapter, we are going to study about the main or the basic accounting terms which are used in accountancy. So let's start first with the business transactions. All those activities due to which there is an inflow or outflow of money in a business is called as business transaction. जो भी एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से कोई भी इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो पैसे का एक बिजनेस इंटरप्राइज में, उसको कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एन इंटरप्राइज ए एंड एन इंटरप्राइज बी। तो दो इंटरप्राइज, एक ए और बी। अब सपोज़ कि अगर ए इंटरप्राइज ने बी इंटरप्राइज से 50,000 रुपीज़ का सामान ख़रीदा बी से, तो फिर ए ने बी को पैसे दिए होंगे, यानी बी के लिए इनफ्लो ऑफ मनी होगा, इनफ्लो ऑफ मनी। और उसी तरह ए ने पैसे दिए बी को, तो ए के पैसे गए, तो ए के लिए होगा आउटफ्लो ऑफ मनी। और क्योंकि बी इंटरप्राइज के अंदर पैसे आए हैं, यानी आए हैं पैसे, उसको 50,000 मिला है, तो उसके लिए होगा इनफ्लो ऑफ मनी। तो ये है बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी कोई भी एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से एक इनफ्लो या आउटफ्लो मनी का, उसको कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट इज कैपिटल। So basically it is the amount invested in an enterprise by the owner, यानी जो भी पैसा एक बिजनेस में लगाया जाता है उसको हम कहते हैं कैपिटल। और कौन लगाता है पैसा? ऑनर लगाता है पैसा। तो जो भी ऑनर्स पैसे को लगाते हैं अपने बिजनेस को सही से चलाने के लिए, उनको कहते हैं हम शेयर होल्डर्स। यानी जो भी जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जितने भी पैसा लगाते हैं बिजनेस में, उनको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट इज ड्राइंग्स। द अमाउंट विथड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज़ इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स। तो जितना भी पैसा कोई पार्टनर या ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस का पैसा निकाल के अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले, उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग। इट इज़ द प्लेस वेयर द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। अब हमने अकाउंटिंग में पढ़ लिया कि जो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम क्लासीफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन ये सब करके वो जाते कहाँ हैं? तो अकाउंट वो बुक होती है, वो जगह होती है जिसके अंदर हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, सारी समराइजिंग के बाद, क्लासीफाइंग वगैरह के बाद। नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज़। द अमाउंट ओव्ड बाय द बिजनेस, यानी वो पैसा होता है जो कि हमने किसी इंटरप्राइज से उधार पे लिया होता है और हमें उसको पे करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंटरप्राइज ए है और इंटरप्राइज बी है। अब इंटरप्राइज बी ने इंटरप्राइज ए से फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 रुपये उधार पर लिए थे। तो अब इंटरप्राइज बी को ए को पे करना है, यानी इंटरप्राइज बी ए से 20,000 रुपीज़ ओ करता है, यानी उसके लिए 20,000 रुपीज़ एक लाइबिलिटी है, क्योंकि इसको ए को वापस पे करना है। तो लाइबिलिटीज़ भी हमें दो तरह की देखने को मिलती है। दैट इज़, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। अब इंटरनल लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो कि इंटरप्राइज ने अपने अंदर के लोगों से ही उधार पे लिया हो और उनको वो पे करना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंटरप्राइज है ABC, एक इंटरप्राइज है जिसका नाम है ABC। अब उसने उस इंटरप्राइज में 3 लोग पार्टनर्स हैं इंटरप्राइज, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल X, Y, Z। अब ये 3 पार्टनर्स हैं, तो X ने Y से 10,000 रुपये उधार लिए, तो फिर उसके लिए ये इंटरनल लाइबिलिटीज़ हुई, क्योंकि ये बिज़नेस के अंदर उधार हुआ है। तो बिज़नेस के अंदर अगर कोई उधार एक दूसरे से लेता है तो उसको हम कहते हैं इंटरनल लाइबिलिटीज़। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो कि हमने
किसी दूसरी इंटरप्राइज से ली हो, यानी एक इंटरप्राइज जब दूसरी यानी बाहर के इंटरप्राइजेस से पैसे उधार पर लेती है तब उसको कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। तो जो लायबिलिटीज़ है उसको हम फर्दर दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, दैट इज़ करंट लायबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो जो उधार हमें 12 मंथ्स के अंदर अंदर पे करना होता है उसको हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज़, या फिर कोई भी एक अकाउंटिंग पीरियड जो कि 1 साल का यूजुअली माना जाता है, कुछ लोग 6 महीने का भी मानते हैं। तो वो उधार जो कि हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करना है उसको हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज़, और जो उधार हम 1 साल से ज़्यादा टाइम ले सकते हैं पे करने में उसको हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़। Receipts. तो the amount received or receivable for selling assets, goods और services. Receipts वो होते हैं, वो अमाउंट होता है जो कि हमें मिल चुका होता है या फिर हमें मिलने वाला होता है हमारा गुड्स सर्विसेज को बेचने के बाद। अब receipts दो टाइप की होती हैं, रेवेन्यू receipts और कैपिटल receipts। तो रेवेन्यू receipts वो receipts होती हैं जो कि रेगुलर इन नेचर होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल ऑफ गुड्स, जैसे कोई पर्सन है जिसका बिजनेस एंटरप्राइज है और उसमें वो क्या करता है, गुड्स को बेचता है, तो फिर वो रेवेन्यू रिसीट्स में आएगा क्योंकि वो रेगुलर काम है और वो बार बार होता है यानी रेगुलरली। तो नेक्स्ट है हमारा कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जो कि नॉन रिकरिंग होती है नेचर में, यानी बार बार नहीं होती हैं, बहुत रेयरली होती हैं, रेयर केसेस में। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल ऑफ कार या फिर बिल्डिंग सेल, यानी जो कार की हम सेल करते हैं वो बार बार तो सेल नहीं करेंगे, रेयरली सेल करेंगे। जैसे कार की एक लाइफ लेंथ होती है 5 ईयर्स, तो फिर 5 ईयर्स के बाद ही बेचेंगे, ये नहीं कि हम बार बार बेच रहे हैं उसको। और बिल्डिंग्स की भी सेल हम रेयरली करेंगे, बार बार हम नहीं बेचेंगे। तो ये होता है नॉन रिकरिंग, यानी जो बहुत रेयर केसेस में होती हैं। अब नेक्स्ट है एसेट्स। द प्रॉपर्टीज़ ओन्ड बाय बिजनेस और एंटिटी इज़ कॉल्ड एज एसेट्स। एसेट्स वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बिजनेस की होती हैं, उसको फैसिलिटेशन सही से प्रोवाइड करने के लिए होती हैं। अब एसेट्स 2 टाइप्स की होती हैं जो कि होती हैं नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। अब नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनका पर्पस हमारा रीसेल का नहीं होता, बल्कि उनका मेन पर्पस होता है बिजनेस को सर्व करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कार, बिल्डिंग। और करेंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनका मेन पर्पस होता है रीसेल, और उनको हम विद इन 1 ईयर कैश में टर्न कर देते हैं, तो उनको हम कहते हैं करंट एसेट्स। तो एसेट्स फर्दर क्लासिफाई होते हैं टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स में। अब टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर। और इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क।